हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ हटके। जैसे कि एशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरह से स्टोन एज से हम आगे बढ़ते गए, आइस एज से स्टोन एज से आगे बढ़े। फिर जो भारत के बेसिक्स हैं, आर्यंस, उनके बारे में पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है हमने। पढ़ते पढ़ते आगे आए, हमने दो नए धर्म पढ़े, बुद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए कि आखिर मौर्यों के बाद, मौर्य काल जो पड़ा है उसके बाद क्या हुआ। मौर्य काल पड़ा, बड़ा ही शानदार समय है, वो बहुत बड़ा एम्पायर पड़ा हमने। उसके बाद हमने शुंग पढ़ लिए, सातवाहन पढ़ लिए, कण्व वंश पढ़ लिया। ये देख लिया हमने कि साथ साथ क्या चल रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। सेम टाइम पे हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो सेम टाइम है उसमें हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं। वो है भारत पर विदेशी हमले, कि कैसे शुरुआत हुई कि दूसरे देशों से लोग भारत आने शुरू हुए और भारत में उन्होंने अपने पैर जमाने शुरू किए। कैसे वो भारत के ही लोग बन गए और फिर भारत में रह के उन्होंने एक बड़े बड़े एम्पायर यहाँ पे खड़े कर दिए। तो जैसे हम मौर्य काल पढ़ते हैं तो उसमें पहले हम पढ़ते हैं कि भारत पे हमला एक पहले भी होता है, वो है सिकंदर अलेक्जेंडर। तो जो भारत पे हमला करता है, लूटमार करता है, बहुत सारे इलाके जीतता है और लूट के चले जाता है। तो वो एक दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति भारत में जीत प्राप्त करता है। जब चला जाता है तो अपने वहाँ पे कुछ सेनापति छोड़ जाता है। तो जैसे हमने सेल्यूकस के बारे में भी पढ़ा था, तो ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कुछ इलाके अपने पास ही रखते हैं। हालांकि ये भारत के अंदर अपना अधिकार नहीं कर पाते, लेकिन बाहर जो अफगानिस्तान के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे ये जरूर रहते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तृत करके रखते हैं। भारत के अंदर घुसने का साहस जो है वो उन यूनानियों में से, ग्रीक लोगों में से कौन करता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे द बैक्टीरियन ग्रीक्स इन इंडिया, कि ये कौन थे बैक्टीरियंस, कहाँ के थे और भारत में ये कैसे आए। तो अब हम सिकंदर को भूल जाते हैं, उसके बाद वो लोग बैक्टीरिया में रहने लग पड़े और बैक्टीरिया से फिर वो भारत कैसे आए। तो क्या है बैक्टीरिया? अफगानिस्तान का जो बल्ख इलाका है, उसके आसपास का जो इलाका है वो बैक्टीरिया का इलाका माना गया है। कभी यहाँ पे ऐसे माना गया है कि बहुत पिछड़े हुए लोग थे, फिर धीरे धीरे वहाँ पे इन्हीं लोगों ने, ग्रीक लोगों ने वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया और बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और उसके बाद वहाँ से ही कुछ लोग भारत पहुँचे और उन्होंने हमले किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन ग्रीक लोगों को यूनानी या यवन भी कहा गया है। तो ग्रीक हैं जो यूनानी हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत में जो पहली बार हमला किया गया इन ग्रीक का, वो है एंटियोकस तीसरा, ठीक है, 206 बीसी में इसने हमला किया है और ये माना गया है कि सुभगसेन के साथ इसका युद्ध हुआ है। तो ये मौर्यों का समय है जब ये यूनानी हमलावर भारत में हमला कर रहे हैं और उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। और यूनानी हमलावरों के ये जो युद्ध हैं, इसमें इस दौरान इन लोगों ने भारत पे हमला किया है। लेकिन भारत में अपने पैर पसारने वाला, पक्के तौर पे रहने वाला जिसे हम देखते हैं, वो है डेमेट्रियस। तो ये जो डेमेट्रियस है, डेमेट्रियस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये माना गया है कि सिकंदर के बाद जो पहला या दूसरा भी मान सकते हैं, पहला व्यक्ति है जो भारत के अंदर अपनी सेना लेके घुसा है। सिकंदर के बाद जो ग्रीक है, तो सिकंदर पहला व्यक्ति हो गया, तो ये दूसरा हो गया। तो सिकंदर के बाद ये व्यक्ति है जो अपनी सेना लेके भारत के अंदर घुसा है। और ये डेमेट्रियस 183 बीसी में पंजाब पे भी हमला करता है। पंजाब में हमला करने के बाद, भारत में अपने पैर जमाने के बाद, ये अपनी राजधानी बना लेता है साकल को, जिसे हम सियालकोट भी कहते हैं। तो इसका एक अच्छा साम्राज्य स्थापित हो जाता है भारत में। तो बैक्टीरिया में तो ये पहले से ही सेटल डाउन है और भारत में अपना अच्छा साम्राज्य स्थापित करते हैं। डेमेट्रियस के बारे में ये कहा जाता है कि उसने कुछ सिक्के चलाए और उन सिक्कों पे ग्रीक भाषा में भी और खरोष्ठी भाषा में भी, तो उस वक्त की जो भाषा है खरोष्ठी लिपि, दोनों ही लिपियों में सिक्कों के ऊपर लिखवाया। तो ये इसकी खासियत है। दूसरा है यूक्रेडस, ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है और हिंदी में भी लिखा है। यूक्रेडस जो है, इसने अपनी राजधानी बनाया तक्षशिला को। तो तक्षशिला में ये रहने लग पड़े, उसको अपनी राजधानी बना लिया। तीसरा है हेलियोक्लिस, चौथा है अपोलोडेटस। इनके बारे में हमारे पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अपोलोडोटस के बाद है मिनेंडर। तो मिनेंडर का नाम काफी महत्वपूर्ण है। ये माना गया है कि मिनेंडर ने बुद्ध धर्म अपना लिया। बुद्ध धर्म अपनाने के लिए ये माना गया है कि मिनेंडर को बुद्ध धर्म में डालने वाला कौन था? नागसेन था।
तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मिनेंडर के बारे में ये जानकारी कहाँ से मिलती है? मिलिंद पन्नों से, जो उनका बुद्ध धर्म का इतिहास जो उन्होंने लिखी हुई है बुक्स, उसमें लिखा हुआ है कि नागसेन ने मिनेंडर को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसका नाम भी मिलिंद ही रखा गया और मिलिंद पन्नों में इन दोनों का वार्तालाप भी लिखा हुआ है, नागसेन और मिनेंडर का। जो उन दोनों के बीच में बातें हुई हैं वो मिलिंद पन्नों में लिखी गई हैं। तो ये मिनेंडर की एक खास बात हमारे पास है। दूसरा है 160 बीसी से लेके 120 बीसी तक इसने राज किया है। तो ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है। कहाँ से मिलती है? क्योंकि इन्होंने कुछ सिक्के बनवाए हैं। और मिनेंडर इसलिए जाना जाता है मुद्रा लेख के लिए। तो ये एक ऐसा राजा है जिसने कॉइन्स के ऊपर लिखवाया है। पहले भारत में सिर्फ कॉइन्स के ऊपर पिक्चर्स या नाम लिखे जाते थे, लेकिन मिनेंडर ने साथ में डेट्स भी लिखवाई हैं। तो ये मिनेंडर की खासियत मानी गई है। और इसके अलावा ये माना गया है कि उसके समय का एक कांसे का सिक्का मिला है, ब्रॉन्ज कॉइन, जिसमें धर्म चक्र का एक चिन्ह मिला है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मिनेंडर की हमें उसके कॉइन से पता चलती हैं। मिनेंडर के बाद है स्ट्रेटो पहला, स्ट्रेटो दूसरा। स्ट्रेटो दूसरे के हमें गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मिले हैं, जिससे उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है एंटिलियस साइडस, 9वां राजा है हमारे पास। इसके बारे में हमने जब शुंग वंश पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था कि इसका एक राजदूत था हेलोडोरियस। तो जो हेलोडोरियस है उसने क्या किया था? हेलोडोरियस ने बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। हमने पढ़ा गरुड़ स्तंभ के बारे में, ठीक है। एक पिलर विष्णु के मंदिर के सामने बनवाया, वहां पे उसने वासुदेव के बारे में वो मंदिर बनवाया और पिलर बनवाया और विष्णु के धर्म को प्रचलित किया। तो इसलिए ये एंटिकुलस साइडस जो है इसलिए भी जाना जाता है। इसके बारे में सिर्फ वही जानकारी मिलती है। ये भी माना गया है कि शुंग वंश के साथ इनके अच्छे संबंध थे। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास हर्मियस, जो कि ग्रीक का लास्ट राजा माना गया है। कौन सा लास्ट? इंडो ग्रीक, जो भारत पे यूनानियों ने राज किए। तो वैसे तो बहुत सारे ग्रीक राजा हैं, सिकंदर के बाद, सेल्यूकस के बाद हमारे पास कितनी लंबी लिस्ट है। उनके बारे में हम नहीं पढ़ते क्योंकि हम ग्रीक हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन और इंडिया में रह के जिन यूनानियों ने राज किया हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये है, यहां से शुरू होते हैं, एंटियोकस तीसरे से शुरू होते हैं और लास्ट आता है हर्मियस, जो अखीरला इंडो ग्रीक राजा है, भारतीय यूनानी राजा, यानी भारत में राज करने वाला यूनानी राजा। तो ये हमारा हर्मियस हमारे पास लास्ट है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने भारत पे राज किया है। इनके समय में बैक्टीरिया का भी काफ़ी समृद्ध राज था और भारत में आके इन्होंने बहुत सारी चेंजेस की हैं। बहुत सारी देन मानी गई है भारत को इन ग्रीक लोगों की। सबसे बड़ी हम ये देन देखते हैं कि एक तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स शुरू किए। इससे पहले हमें बहुत कम गोल्ड कॉइन्स मिले हैं या नाम मात्र हैं। इसके अलावा हेलमेट जो शुरू किए गए भारत में वो हमें ग्रीक लोगों से मिलते हैं। इसके अलावा लॉन्ग कोट कहा गया है, घोड़े की रबाब का मतलब रकाब मिली है, वो सारा कौन लेके आया? हमारे यहाँ यूनानी। बहुत कुछ और भी है जो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो पहले शायद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, गार्गी संहिता में तो ये लिखा है भारत हमेशा ज्योतिष के लिए यूनानियों का कर्जदार रहेगा। भारत में ज्योतिष का मेन जो माना गया है कि ये लोग लेके आए हैं ग्रीक लोग भारत में। तो ये इनकी देन है। हमारे पास मुद्रा लेख जो कॉइन्स के ऊपर लिखना शुरू किया, ये भी इनकी देन है। और नेम और डेट के साथ लिखना शुरू किया गया, ये भी इनकी देन है। और सबसे बड़ी बात देखें, गंधार कला भी इनके समय में शुरू होती है। तो गंधार में और मथुरा में बहुत सारी मूर्तियां ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रभाव देखा गया है इनका ग्रीक आर्ट का। ये माना गया है रोमन आर्ट और ग्रीक आर्ट जो है, यूनानी आर्ट है, उस दोनों का मिला जुला प्रभाव कहाँ देखा गया? गंधार में और मथुरा में। तो इसे गंधार कला क्यों कहा गया है? क्योंकि गंधार में ऐसी मूर्तियां मिली हैं जैसे वो है तो इंडियंस, लेकिन उनकी ड्रेसिंग सेंस, उन्हें उनके सिर पे हैट हो जाना, लॉन्ग कोट पहन लेना, लेकिन इंडियन राजा होना। तो ये क्या है? इंडो ग्रीक स्कल्पचर्स। तो ये कला है, आर्ट है, इंडो ग्रीक आर्ट। इसे गंधार कला का नाम दिया गया है। तो गंधार कला बहुत ही फेमस हुई है। ये हमें यूनानियों की ही देन है। तो ये है हमारा बैक्टीरियन ग्रीक इन इंडिया। विदेशी हमला किया गया है यूनानियों द्वारा। तो ये हैं ग्रीक लोग, यूनानी लोग। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा इसके साथ विदेशी हमलावर शक। फिर हम पहुंचेंगे फाइनली कुषाण के पास।
जैसे कि हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया से आए हुए लोगों का, जो ग्रीक लोग हैं उन्होंने भारत में आके कैसे अपने पैर पक्के किए और कैसे इंडो ग्रीक बन गए, कैसे दूसरे देश से आए हुए लोग भारत में बस गए और भारतीय राजा बन गए। तो जो संस्कृत लिटरेचर है उसमें इनका नाम भी इकट्ठा ही आता है, जैसे शक, यवन और पल्लव। तो यवन हमने पढ़ लिया है, जिन्हें बैक्टेरियन कहा गया है, जिसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडो सीथियन एंड इंडो पर्थियंस। तो जो सीथियंस हैं वो हैं शक, जिसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं, और जो पर्थियंस हैं वो है पल्लव, जिनके बारे में हम साथ ही पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन एंड इंडो पर्थियंस, ये तीन हम पढ़ने वाले हैं। ये हैं वो लोग जो विदेशों से आए हैं, इन्हें हम विदेशी हमलावर कहते हैं और भारत में आके बस गए हैं। इसके बाद हम कुषाण वंश भी पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम भारतीय नहीं मानते, बाहर से आए हुए राजा लोग, हमलावर, जो भारत में राजा बन के रहे हैं और भारत के कल्चर को भी प्रमोट किया है, भारत के धर्म को भी प्रमोट किया है। तो ये हम पढ़ते हैं शख्स हैं, इन्हें बोलते हैं द सीथियंस। ये लोग, ये माना गया है सेंट्रल एशिया से निकले हुए लोग हैं, वहाँ पे रहते थे, इनको किसी ने पछाड़ दिया, वहाँ से निकले, दूर देशों में फैल गए, ये भारत में आए। भारत में जब ये आए तो इन्होंने आसपास के बहुत सारे इलाकों में ये फैल गए। इनकी 5 शाखाएं वैसे मानी गई हैं, कुछ अफगानिस्तान में गई, कुछ पंजाब में गई, अलग अलग जगह पे गई। भारत में इनकी 2 मेन शाखाएं मानी गई हैं। तो ये जो सीथियंस हैं, ये कहा गया है कि चाइनीज लिटरेचर से इनके बारे में हमें पता चलता है, वहाँ इन्हें सई या सई बाग कहा गया है। सीथियंस को हम इन्हें शक कहते हैं। इन शकों ने अपने सिक्कों पे अपने आप को राजा की उपाधि दी है, अपने आप को राजा लिखते हैं, क्योंकि भारत में राजा कहा जाता था, जो देश का मालिक माना जाता था। तो इन्होंने अपने आप को यहाँ पे राजा बनाया। क्षत्रप भी इन्होंने अपने आप को लिखा है, तो हम इन्हें शक या क्षत्रप कह देते हैं। और ये माना गया है भारत में इनकी 2 शाखाएं थी, एक थी नॉर्थ, दूसरी थी वेस्ट। तो इन्हें नॉर्थ क्षत्रप और वेस्ट क्षत्रप कहा गया है, उत्तर के क्षत्रप और पश्चिम के क्षत्रप। तो इनका मेन वैसे इलाका पश्चिम में है, लेकिन नॉर्थ में है तक्षशिला और मथुरा, और वेस्ट में है नासिक एंड उज्जैन। उज्जैन इनका मेन, जिसे हम हेड क्वार्टर कह सकते हैं, हेड क्वार्टर रहा है। तो इनके जो वेस्ट क्षत्रप हैं, इनके हमें कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, सिल्वर कॉइन्स जो हमें मिलते हैं, जिससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन शकों में बहुत सारे राजा हुए होंगे, लंबे समय तक इन्होंने राज किया है, लेकिन इनके बहुत कम राजाओं के बारे में हमें पता चलता है, जिसमें से एक है रुद्रादमन पहला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये राजा और काफ़ी प्रतापी भी रहा है। इसका समय है 130 ईस्वी से लेके 150 ईस्वी। बीसी और एडी का ध्यान रखना है। अब हम एडी पढ़ रहे हैं, ईस्वी है ये 130 से 150। इससे पहले ये काफ़ी देर से आ गए हैं भारत में, बीसी में ही आ गए हैं, लेकिन जो इनका मेन राजा हम पढ़ रहे हैं वो है रुद्रादमन पहला। रुद्रादमन क्यों मशहूर है और इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, उसका एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन, जिसे हम पढ़ चुके हैं कि जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी खासियत क्या है? एक तो ये संस्कृत भाषा में लिखा है, चेस्त संस्कृत जिसे कहते हैं। चेस्त क्या है? मतलब प्योर संस्कृत। इससे पहले हमें जितने भी मौर्य काल के या उससे भी पहले मिले हैं, जो भी अभिलेख, शिलालेख मिले हैं, किसी में शुद्ध संस्कृत नहीं लिखी गई है। कहीं प्राकृतिक भाषा है, कहीं पाली भाषा है, कहीं खरोष्टी है, कहीं मिक्सचर है, लेकिन जो प्योर संस्कृत में लिखा गया है वो है रुद्रादमन के द्वारा बनाया गया जूनागढ़ का अभिलेख। और देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि बाहर से आए हुए विदेशी भारत में आ रहे हैं और किस धर्म से प्रभावित हो रहे हैं? हिंदू धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। किस भाषा से प्रभावित हो रहे हैं? संस्कृत भाषा से। तो इनके आने की वजह से दोबारा से भारत में इन लोगों ने अपने धर्म को नहीं थोपा, उल्टा हमारे देश के धर्म, कभी किसी ने बुद्ध धर्म को, किसी ने हिंदू धर्म को अपनाया, और ज़्यादातर इन लोगों ने हिंदू धर्म को अपना के संस्कृत भाषा को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। और इसी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जो राजा रुद्रादमन है, इसने सुदर्शन झील की मुरम्मत कराई। याद आया, सुदर्शन झील पहले कहाँ पड़ा है? मौर्य काल में पड़ा है। ठीक है, कि उसने एक झील बनवाई और गिरनार में वो झील बनवाई गई थी, तो वो सुदर्शन झील टूट गई और उसकी मुरम्मत कौन करवा रहा है? जो रुद्रादमन पहला है, उसके बारे में वो लिखता है अभिलेख में कि विष्णुगुप्त के द्वारा ये जो झील है इसका मुरम्मत करवाया जा रहा है, जूनागढ़ के अभिलेख में लिखा हुआ है। और इस शकों का जो लास्ट राजा है उसका नाम है रुद्रा सिंह तीसरा, और ये जो लास्ट राजा है
ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा, इसको चंद्रगुप्त दूसरे ने। अब ये चंद्रगुप्त दूसरा कौन है? ये गुप्त साम्राज्य का है। हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, वो कौन था? वो मौर्य साम्राज्य का था। अब उसे भूल जाएं, वो तो कब का खत्म हो गया, वो तो हमने 321 BC में पढ़ा था। तो ये कौन है? अब देखें, हम तो AD में आ चुके हैं। तो AD में जो रुद्रा सिंह है तीसरा, उसे कौन खत्म करता है? चंद्रगुप्त दूसरा, जो गुप्त साम्राज्य का राजा है। तो वो इस तरह शकों को खत्म कर देता है और भारत में एक विदेशी ये लोग जाति जो भारतीय बन के भारत में रहे, इंडो ग्रीक, इंडो शक हैं, इंडो सीथियंस हैं, उनका खात्मा गुप्त साम्राज्य, जो कि भारत का ही एक वंश है, एक बड़ा साम्राज्य है, वो शकों को खत्म कर देता है। वो अपने दुश्मन समझते हैं इनके। उसके बाद हमारे आते हैं पल्लव। तो मैंने बताया कि तीनों ही इकट्ठे पढ़ते हैं, शक, पल्लव और हमारे पास हैं ग्रीक्स, जो हमने यवन पढ़ लिए। तो ये है शक, यवन, पल्लव। उसमें से लास्ट हमारे पास आ गए पल्लव। पल्लवों का भी इतिहास कुछ खास नहीं है हमारे पास, अगर है भी तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। ये भी कौन है? विदेशी हैं, ईरान से आए हुए लोग हैं, इन्हें पर्शियन बोला जाता है। तो इनकी लैंग्वेज भी ज़्यादातर पर्शिया ही है। तो पर्शियन लोग, ईरान से आए हुए लोग हैं, इन्हें पर्थियंस बोला गया है। ये पर्शियन है, लेकिन यहाँ पे भारत में आने के बाद इन्हें पल्लव कहा गया है, तो पर्थियंस कहा गया है। तो ये माना गया है कि जब ये भारत आए तो वेस्ट इंडिया में ये लोग, पश्चिमी भारत में ये बस गए, तो इन्होंने शकों को पराजित किया, तो शकों के इलाके भी जीतने शुरू कर दिए। इनका जो, जिसने इस वंश की एक्चुअल में स्थापना की है, संस्थापक माना गया है, वो है मित्रदात पहला, मित्रदैत्स। तो इनके नाम भी वैसे ही होंगे ईरानी। तो मित्रदैत्स फर्स्ट, इसका पहला जो है राजा माना गया है एक्चुअल, जिसने स्थापना की है 170 से लेके 130 BC तक। तो ये BC में स्थापना कर रहा है, लेकिन ये लोग भी पहली और दूसरी सदी में भारत में रहे हैं। तो एक्चुअल में हम इनको भारत की पहली और दूसरी सदी में पढ़ना चाह रहे हैं कि आखिर वो कुषाण वंश शुरू होने से पहले भारत में और कौन कौन था जो जिनको कुषाणों ने खत्म किया है, और मौर्य काल के साथ साथ और कौन से वंश चल रहे थे। तो 170 BC से लेके 130 BC जब शुंग वंश चल रहा है, उस वक्त ये लोग भी साथ में भारत में राज कर रहे हैं। कौन है? पल्लव्स। तो मित्रदैत्स को पढ़ने के बाद हम देखते हैं, उसके बाद दो और राजा हैं, वेनोनीज एंड स्पेलिरस, वेनोनीज। तो इनके बारे में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके नाम पता है कि ये लोग भी राजा रहे हैं। लेकिन इनका भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस राजा है, वो है गोंदोफर्निस। इसके बारे में भी कुछ अभिलेख मिल गए हैं, इसलिए जानकारी मिलती है। गोंदोफर्निस पहली शताब्दी का है, 20 से लेके 41 AD तक। तो इस सदी में एक महान राजा पल्लवों का, जो बाहर से आया हुआ है, जो इंडो पर्थियन है, वो क्या करता है, पर्शियन लैंग्वेज में इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इसे पर्शियन लैंग्वेज में बिंद फर्न कहा गया है, जिसका मतलब है यश विजयी, यश को विजय करने वाला। बिंद फर्न लैंग्वेज कौन सी है? ये पर्शियन है। हिंदी में उसका मतलब है यश विजयी। गोंदोफर्निस ने क्या किया है, खरोष्टी लिपि में हमें एक अभिलेख मिलता है, तख्ते बही अभिलेख, ये उसके समय का है। उसकी लैंग्वेज कौन सी है? खरोष्टी। सो इस समय में पर्शियन लैंग्वेज भी लिखी जा रही है, खरोष्टी भी है। आगे एक चीज और पढ़ेंगे, खरोष्टी में जो अभिलेख मिला है वो है तख्ते बही, उसमें गोंदोफर्निस को लिखा गया है गुदुवहर। तो ये उसके अलग अलग नाम हैं। इन्होंने क्या किया, जो तक्षशिला इनका राज है शकों का, जिसमें नॉर्थ में हम देखते हैं कि नॉर्थ में भी शक है तक्षशिला में, तो इसको जीत लिया और गोंदोफर्निस ने अपनी राजधानी बनाया तक्षशिला को। तो वेस्ट का सारा इलाका इन्होंने जीत लिया और वहां पे अच्छे अपने पैर जमा लिए। फिर उसके बाद ये भी पता चला कुछ सिक्कों से, सिक्के जो हमें क्वाइंस मिले हैं, कि इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। जब ये भारत आए, भारत की संस्कृति से बड़े प्रभावित हुए, हिंदू धर्म से प्रभावित हुए, हिंदू धर्म से रिलेटेड इन्होंने संस्कृत भाषा में कुछ अभिलेख लिखवाए और कुछ क्वाइंस लिखवाए। लेकिन फिर बाद में ये लोग क्या हुए, ये बुद्ध धर्म से प्रभावित हो गए। तो इन्होंने कुछ ऐसे सिक्के मिले जिसपे लिखा हुआ है कि इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, और इन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर एक उपाधि धारण की है, वो है धर्मीय, जिसका मतलब है धार्मिक लोग। तो धर्मीय भी उनके सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ है, संस्कृत का वर्ड है। तो इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी यूज किया है, खरोष्टी को भी यूज किया है,
पर्शियन को भी यूज़ किया है और हिंदू धर्म से प्रभावित होकर ये बुद्ध धर्म में भी कन्वर्टेड हुए हैं, क्योंकि उस समय में अभी बुद्ध धर्म का प्रभाव था और कोशिश की जा रही थी कि बुद्ध धर्म कभी खत्म ना हो। इस समय की एक और खास बात है, गोंदोफर्निस के समय में ही एक विदेशी जो है क्रिश्चियन मिशनरी, जो लोग अपने धर्म में सुधार करना चाहते हैं, धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें बोलते हैं मिशनरीज। मिशन है उनका, मिशनरी बोलते हैं। मिशनरी स्कूल्स भी खोले गए बाद में। तो वो सामाजिक और धार्मिक सुधार करना चाहते हैं, एक्चुअली वो अपने धर्म में लोगों को मिलाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक क्रिश्चियन मिशनरी भारत आया जिसका नाम था सेंट थॉमस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है हमेशा याद रखने वाला कि सेंट थॉमस कौन है। एक क्रिश्चियन मिशनरी है, किसके समय में भारत आया? गोंदोफर्निस के समय में भारत आया, ये पल्लवों के समय में भारत आया। हालांकि उसका समय यहाँ पे 52 AD दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि एविडेंस जो है हमारे पास किसी भी चीज़ के क्लियर नहीं है, इतिहास सारा एविडेंस पे बेस्ड होता है और हमारे पास ये एविडेंस की ही कमी है। कहाँ? एशियंट इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। तो बिना एविडेंस के हम श्योर नहीं हो सकते। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सेंट थॉमस 52 ईस्वी में भारत आया, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो गोंदोफर्निस के टाइम में भारत आया। तो लेकिन फिर भी हमें इस कंपैरिजन में या इस डिबेट में पढ़ने के बजाय ये याद रखना है कि सेंट थॉमस जो है वो पल्लवों के समय में भारत आया था, जिसका जो एक फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी था। गोंदोफर्निस के समय में भी बोल सकते हैं। इनके बाद एब्डेगेगस पल्लव शासक आया है और पकोरिस, ये 2 शासकों के नाम हमें मिलते हैं। इन दोनों को निर्बल शासक कहा गया है, ये अपने साम्राज्य को संभाल नहीं सके। जैसे कि हमने देखा कि इधर हमारे पास रुद्रदमन है शकों का और इधर गोंदोफर्निस है। दोनों ने बहुत मेहनत की, बाहर से आके, दूसरे देशों से आके इतने बड़े साम्राज्य बनाए। चाहे पूरे भारत को नहीं जीत पाए, लेकिन अपने साम्राज्य को स्थापित करना ही उनकी बहुत मेहनत का काम था विदेशियों द्वारा। तो इंडो ग्रीक्स हो गए या इंडो पर्थियन हो गए या इंडो सीथियन हो गए, इन्होंने भारत में अपने पैर जमाए, लेकिन आपस में ही लगड़ने झगड़ने की वजह से ये खत्म भी हुए। तो शकों को भारतीय साम्राज्य ने ही खत्म किया, गुप्त वंश ने, और इन पल्लवों को, पर्थियन को कुषाण वंश ने खत्म किया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुषाण वंश को, जो एक्चुअली कुषाण पढ़ने से पहले हमें बेस पढ़ना पड़ा कि ये लोग कुषाण किन के साथ लड़े, ये पल्लव कौन थे, ये शक कौन थे, ये यवन कौन थे और ये कहाँ से आए हुए थे। तो ये विदेशी हमले हमारे लिए पढ़ने बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ा शुंग वंश पढ़ा, कनव वंश पढ़ा, सातवाहन पढ़ा, उसी तरह वो हमारे भारत के ही राजा थे, उसी तरह हमें ये शक, पल्लव और यवन पढ़ने पड़ते हैं कि ये कौन थे, ये विदेशी यहाँ पे भारत पे कैसे आए और कैसे इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कुषाण। थैंक यू सो मच।